उजाले उनकी यादों के। श्रोताओं नमस्कार। 70 के दशक से शुरू होता है हिंदी सिनेमा का एक बड़ा ही खास दौर। बदलाव के इस दौर में फोकस में थी भारतीय युवा पीढ़ी, वो पीढ़ी जिसमें व्यवस्था के प्रति आक्रोश था, जिसमें बदलाव का जुनून था, जिसमें विद्रोह का मादा था। उस पीढ़ी का मिजाज सिनेमा में उतारा लेखकों की एक युवा जोड़ी सलीम जावेद ने। सलीम जावेद की जोड़ी के सलीम खान हर हफ्ते बांट रहे हैं अपनी यादों के उजाले। इनसे बातचीत की है यूनुस खान ने। तो सुनिए इस कार्यक्रम की चौथी कड़ी। सलीम जावेद भारतीय फिल्म जगत की पहली और अकेली लेखकीय जोड़ी। वो जोड़ी जिसने अपनी फिल्मों की कामयाबी से इतिहास के पन्नों पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज कराया। सन 1973 जंजीर। अब न तो वर्दी है न कुर्सी और ना ही मैं ड्यूटी पर हूँ। सन 1975 दीवार। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। सन 1975 शोले। कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा, सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। सन 1978 डॉन। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सन 1978 त्रिशूल। अपने बाप दादा की दौलत मिली। मेरे पास अपने बाप दादा की दौलत की ना एक पाई है और ना ही मुझे चाहिए। मेरे पास अगर कुछ है तो अपनी माँ का दिया हुआ आशीर्वाद है। ऐसी फिल्मों की लंबी फहरिस्त है जो सलीम जावेद की जुबली जोड़ी का कमाल थी। सलीम जावेद की जोड़ी एक मोड़ पर आकर भले ही टूट गई हो, लेकिन उनके लेखन से जुड़े सैकड़ों सवाल हैं जो उनके चाहने वालों के जहन में कौंधते रहते हैं। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में सलीम जावेद की जोड़ी के सलीम खान बिखेरेंगे अपनी यादों के उजाले। उजाले उनकी यादों के। सलीम साहब ने आपको बताया दीवार की कहानी जो थी वो हम इंस्पायर तो हुए थे गंगा जमुना से, मदर इंडिया से। एक भाई अच्छा एक भाई बुरा। हाँ, और एक मार्लन ब्रांडो की फिल्म आई थी, उसका जो एटमॉस्फेयर जो था फिल्म का उससे लिया था, ऑन द वाटर फ्रंट। तो जब हमने यश जी को और गुलशन राय साहब को ये कहानी सुनाई कि हम ऐसी फिल्म बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा क्या इसमें क्या कर सकती हो। तो काफी देर तक बात चलती रही, उनके कुछ समझ में नहीं आई कि ये क्या कह रहे हैं। तो हमने कहा अच्छा एक काम करिए, हम आपको ये कंप्लीट कहानी बना के लाते हैं, जब आपके समझ में आएगी। कंप्लीटेड द स्क्रिप्ट और क्लाइमेक्स तो हमने ऑलमोस्ट उस दिन लिखा उसका जिस दिन हमारा नरेशन था। अच्छा। हाँ। आज खुश तो बहुत हो गए तुम। देखो, जो आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, जिसने आज तक तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़े, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। बहुत खुश हो गए तुम, बहुत खुश हो गए कि आज मैं आ गया। सलीम साहब, दीवार में कुछ सीन्स की बहुत ज्यादा चर्चा होती है। उनमें से एक सीन पुल के नीचे वाला है जहां मेरे पास माँ है वाला, और दूसरा एक सीन है खुश तो बहुत हो गए तुम। हाँ। हम चाहते हैं कि इन दोनों सीन्स के बारे में आप मुझे बताएं कि इन सीन्स की बुनियाद क्या थी, किस तरह से वो सोचे गए थे और किस तरह से वो इतने ज्यादा असरदार बने कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे नामी सीन्स में से एक हो गए। देखिए, ये जो सीन्स जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं जी, ये स्क्रीन प्ले में होते हैं। ये सीन्स ये कहानी में नहीं होते। ये सीन जब स्क्रीन प्ले होता है उसमें सीन होते हैं कि यहाँ अगर इनका इस टॉपिक पे झगड़ा हो, समझिए आप, कि मेरे पास माँ है, तो ये उसी जगह पे लेके जाएं जहाँ से शुरू हुए थे। कि वो कहता है कि हम दोनों यहाँ से शुरू हुए थे, आज मेरे पास क्या है। तो अब आप देखिए कि एक पंचलाइन डिसाइड होती है हमेशा
जी। कि एंड की, जैसे कि फिल्म का क्लाइमेक्स होता है ऐसे एक सीन का भी क्लाइमेक्स होता है। बिल्कुल। अब ये पंच लाइन डिसाइड हुई कि साहब मेरे पास माँ है, ये अपनी चीज़ें गिनाएगा, इसके बाद माँ है। फिर पीछे गए आप? फिर अब बाकी की जो होती है वो भर्ती होती है, उसकी कोई अहमियत नहीं होती। जी। समझे? ये उसमें इस सीन में अगर कोई की लाइन है तो वो ये है कि मेरे पास माँ है। अब आपको मैं बताता हूँ इसका एग्जांपल। इसका एक रिदम है सीन का, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास माँ है। वाह। तो आप उसको 4 मरतबा कर लीजिए, 6 मरतबा कर लीजिए। अच्छा राइटर जो है वो एक इकोनॉमिकली यूज़ करता है। आप जैसे ये कर सकते हैं, आज देखो मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास इज्जत है, मेरे पास बंगला है, ये सारी की सारी, ये 6 चीज़ें भी बोल सकता है। मगर उसकी इकोनॉमी जो है कि एग्जैक्टली कहाँ तक अच्छा लगेगा और ये रिदम इसकी कहाँ कंप्लीट होगी, ये सैचुरेशन पॉइंट पर कहाँ तक आएगा। जी। तो वो ड्रामा हम लिख के देख लेते हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास माँ है, वी कट द सीन। तो ये जो है, अब आप गाड़ी की जगह, उसकी जगह मेरे पास बैंक बैलेंस है वो कर दीजिए, आज मेरे पास इज्जत है वो कर दीजिए, आज मेरे पास इतनी बड़ी पोजीशन है वो कर दीजिए। इनकी कोई अहमियत नहीं है, ये भर्ती है, इसको हम वहाँ तक लेके जाना है, हमें माँ तक। जी जी। क्या ये इसको कहेगा कि आज हम यहाँ से शुरू हुए थे, आज मेरे पास इज्जत है, मेरे पास दौलत है, मेरे पास गाड़ी है और एक आध चीज़, या यहीं ख़त्म करें तो मेरे पास माँ है। तो ये पहले से डिसाइड हो जाता है स्क्रीन प्ले के अंदर। तो इसके दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वेयर यू आर गोइंग टू एंड द सीन। बिल्कुल। समझे? ये सोचने से होता है, ये कि किसने सोचा था। रवि, तुम नहीं जानते तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उसका अंजाम क्या हो सकता है। जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं उसका अंजाम शायद बुरा भी हो सकता है, लेकिन जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उसका अंजाम सिर्फ बुरा ही होता है भाई। रवि, मैं तो अपनी बाजी खेल चुका हूं, अब हारूं या जीतूं, लेकिन तुम्हारे पास तो अभी वक्त है। इस शहर के बाहर दूसरे शहरों में भी तो पुलिस स्टेशन होते हैं, कहीं और चले जाओ। नहीं, मेरे असूल, मेरे आदर्श मुझे इसकी इजाजत नहीं देते हैं। तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श किस काम के हैं तुम्हारे उसूल? तुम्हारे सारे उसूलों को गूंद कर एक वक्त की रोटी नहीं बनाई जा सकती रवि। जिन आदर्शों के लिए तुम अपनी जिंदगी पर खेलने के लिए तैयार हो, क्या दिया उन आदर्शों ने? एक 400-500 रुपए की पुलिस की नौकरी, एक किराए का क्वार्टर, एक ड्यूटी की जीप, 2 जोड़ी खाकी वर्दी। देखो देखो, ये वही मैं हूं और ये वही तुम हो। हम दोनों एक साथ इस फुटपाथ से उठे थे, लेकिन आज तुम कहां रह गए और मैं कहां गया? आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। दूसरा, आपने कहा कि वो आज तुम खुश तो बहुत होगे। वो सीन जो था, वो जब फिल्म में शूट हुआ वो फिल्म, और जब हमने ट्रायल देखी तो आपको ये सुन के ताज्जुब होगा कि सबको वो सीन बहुत पसंद आया। जी। और सबने बहुत उसकी तारीफ की। आई वॉज दी ओनली पर्सन हु वॉज क्वाइट अबाउट इट। तो मुझसे पूछा कि आपने कोई राय नहीं दूंगा? मैंने कहा देखो, ये सीन तो चलेगा, इसलिए कि ये सीन किसी को पता नहीं लगेगा कि मगर ये सीन हुआ गलत है। तो कहने क्या, मैंने कहा ये सीन के अंदर ये आदमी टूटा हुआ है, इसका एक सप्रेस्ड एंगर जो है ये टूट चुका है। आज ये आदमी गया है, एक कहीं ना कहीं इसमें एक हेल्पलेसनेस की फीलिंग आना चाहिए। जी। आज खुश तो बहुत होके, जिस आदमी ने तुम्हारी सीढ़ी नहीं चढ़ी कभी। मैंने कहा ये सीन के अंदर वो टू एंड फ्रो घूम रहा है, भगवान को एक्यूज कर रहा है, ऐसा लगता है डांट रहा है भगवान को। जी। यहाँ तो उसकी प्लीडिंग होना चाहिए, यहाँ तो मांगना चाहिए कि अब जब कोई रास्ता, माँ कहती थी जब कोई रास्ता नहीं बचता तो ये एक रास्ता बचता है। तो आज मैं उसी रास्ते पे चल के देखता हूँ, और वो आता है और वो वहाँ टूटा हुआ आदमी है। तो ही शुड बी कि मैं आई हैव कम नाउ, व्हाट यू वांट। ये जो वो औरत जो है जिसने तुम्हारी ये पत्थर रगड़ दिया है, अपना सर टेक टेक के, माथा टेक टेक के, आज वो जिंदगी और मौत के बीच में सिसकियाँ ले रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक टूटा हुआ आदमी दिखना चाहिए। जी, वहाँ एक गुस्सैल आदमी दिख रहा है। ही इज एक्यूजिंग इन द सीन, बट किसी को पता नहीं लगा वो। जी जी। अगर मेरी वजह से, अगर जो एक जो आदमी थोड़ा सा काम को समझता है, जो फाइन, जिसको डिस्टिंक्शन मालूम है कि एक्यूजेशन के अंदर और प्लीडिंग के अंदर, वो ये सीन समझ सकता है। बट अमिताभ बच्चन प्रॉबेबली इज एन इंटेलिजेंट एक्टर, उसने उसी वक्त से रियलाइज किया कि बात तो सच है, मगर ये भी सच है कि इसे निकल जाएगा, कोई इसमें से ये बारीकी पकड़ नहीं सकेगा। जी जी जी। निकल गया वो सीन। पिक्चर का इतना बड़ा मोमेंटम था कि उसमें सब चीज़ें निकल गई।
तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, जिसने आज तक तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़े, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। बहुत खुश हो गए तुम, बहुत खुश हो गए कि आज मैं आ गया। लेकिन तुम जानते हो कि जिस वक्त मैं यहां खड़ा हूं, वो औरत जिसके माथे से तुम्हारी चौखट का पत्थर खिस गया, वो औरत जिस पर जुल्म बढ़े तो उसकी पूजा बढ़ी, वो औरत जो जिंदगी भर जलती रही लेकिन तुम्हारे मंदिर में दीप जलाती रही, वो औरत आज जिंदगी और मौत की सरहद पर खड़ी है और ये तुम्हारी हार है। ये तुम्हारी हार है। क्या कसूर है उसका? कौन सा पाप, कौन सा जुर्म किया है उसने? क्या उसका जुर्म यह है कि वो मेरी मां है? क्या उसका जुर्म यह है कि उसने मुझे जन्म दिया है? क्या उसका जुर्म यह है कि मैं उससे प्यार करता हूं? ये किस जुर्म की सजा दी जा रही है उसे? हम घर से बेघर हो गए, मेरा बाप जीते जी मर गया, मेरी मां सुहागिन होते हुए विधवा बनी रही। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगता हूं। मेरे गुनाहों की सजा मेरी मां को मत दो। मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करना जो चाहे कर लो, लेकिन मेरी मां मुझे वापस दे दो। मेरी मां मुझे वापस दे दो। मेरी मां मुझे वापस दे दो। सलीम साहब, बात फिल्म दीवार की हो रही है तो चलिए वो गाना सुनते हैं जो आर.डी. बर्मन ने फिल्म दीवार के लिए कंपोज तो किया था, लेकिन फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक में इस गाने की सिर्फ झलक सुनाई दी। उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम के श्रोताओं के लिए हम खास तौर पर ये गाना लेकर आए हैं जिसे उर्सुला वाज ने गाया है। ये भारतीय फिल्मों के चुनिंदा अंग्रेजी गानों में से एक है। यहाँ हम इसका एक अंश ही आपको सुनवा रहे हैं। Stranger, I'm falling in love with a stranger. The night tonight has a flavor of love. I'm falling in love with a stranger. La la la. So tender, there is something to remember of you, of you. उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में सलीम जावेद की जोड़ी के सलीम खान बिखेर रहे हैं अपनी यादों के उजाले। उजाले उनकी यादों के। दीवार की जो स्क्रिप्ट है, आपको क्या लगता है कि उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है जो उसे पूरी फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म बनाती है, सबसे टाइट और मुकम्मल फिल्म बनाती है? देखिए, उसकी सब में बड़ी खूबी यह है कि इट्स ए ह्यूमन स्टोरी। ह्यूमन स्टोरी के अंदर ह्यूमन वीकनेसेस, ह्यूमन स्ट्रेंथ, ह्यूमन रिजॉल्व, ह्यूमन डिटर्मिनेशन, समझे, एंगर, ये सब हमारा एक पार्ट है, इमोशन का पार्ट है।
वी ऑल हैव इट. सम पीपल, कुछ लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, कुछ लोग इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, मगर ये इमोशन सब में आता है. आप में भी आया है, मुझ में भी आया है, सब में आता है. व्हेन यू सी इनजस्टिस यू रिएक्ट. हमें खुशी भी होती है, हमें कभी तकलीफ भी होती है, हमें कभी गम भी होता है, हमें कभी हेल्पलेसनेस भी फीलिंग होती है. तो व्हेन यू आर मेकिंग, कई मरतबा आप एक सुपर ह्यूमन की कहानी बनाते हैं, समझे आप, तो उसमें एक ही किस्म की चीज़ें होती है, एडवेंचर की, कुछ भी कर सकता है, ही कैन गेट अवे विद एनीथिंग. बट व्हेन यू मेक अ ह्यूमन स्टोरी, फ्रैंक कापरा से किसी ने कहा कि तुम टेक्निकली फिल्में अच्छी नहीं बनाते. बहुत बड़े अमेरिका के डायरेक्टर थे जी. तो टेक्निकली मतलब शॉट टेकिंग अच्छी होना चाहिए, फ्रेमिंग अच्छी होना चाहिए, ये सारी बातें होना चाहिए. तो उसने जवाब दिया कि पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन कैमरा एंगल्स एंड शॉट टेकिंग, पीपल आर इंटरेस्टेड इन पीपल. वाह. पीपल आर इंटरेस्टेड इन पीपल, कि ये जो है कि इंसान में इंटरेस्टेड है कि ये इस इंसान की कहानी क्या है. क्या बात. हाँ ये है. तो वो ये जो कहानी जो थी ये ह्यूमन इमोशन की थी, माँ का इमोशन, माँ का कॉन्फ्लिक्ट. चलो माँ, तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन माँ नहीं जाएगी. माँ मेरे साथ चलो. कहा मैंने कि माँ नहीं जाएगी. माँ जाएगी. नहीं माँ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती. तुम मुझे बहुत चाहती माँ, मैं जानता हूँ तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती. मैं जा रही हूँ विजय. नहीं माँ, तुम नहीं जाओगी. वो आदमी जिसने तेरे बाप के साइन लिए वो तेरा कौन था? कोई नहीं. वो आदमी जिसने तेरी माँ को गालियां देकर निकाला वो तेरा कौन था? कोई नहीं. वो आदमी जिसने तेरे हाथ पर लिख दिया कि तेरा बाप चोर है वो तेरा कौन था? कोई नहीं. मगर तू तो मेरा अपना बेटा था, मेरा अपना खून. तूने अपनी माँ के माथे पर कैसे लिख दिया कि उसका बेटा एक चोर है? लेकिन माँ, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया. ये बंगला, ये गाड़ी, ये रुपया, पैसा, ये सब तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारा है. और तुम्हें मुझे छोड़ के जा रही हो. विजय बड़ा सौदागर बन गया है रे. मगर एक बात बोलूं, अपनी माँ को खरीदने की कोशिश मत कर. तू अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा कि अपनी माँ को खरीद सके. बेटे का कंफ्यूजन, भाई की ड्यूटी. जाओ, पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे बाप से साइन लिया था. पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरी माँ को गाली देकर नौकरी से निकाल दिया था. जाओ, पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था. उसके बाद मेरे भाई, तुम जिस कागज पे कहोगे मैं उस पर साइन कर दूंगा. दूसरों के पाप गिनाने से तुम्हारे अपने पाप कम नहीं हो सकते. दूसरों के जुर्म साबित करने से ये सच्चाई नहीं बदल सकती कि तुम भी एक मुजरिम हो. और ये सच्चाई तुम्हारे मेरे बीच एक दीवार है भाई, और जब तक ये दीवार है हम एक छत के नीचे नहीं रह सकते. मैं ये घर छोड़े जा रहा हूँ अभी, इसी वक्त. चलो माँ. बाप का वीकनेस जो भी था, ऑल दिस, कि वो फेस नहीं कर सका इतने बड़े ऑपोजिशन को, तो वो चला गया बाप वहां से कूच कर गया. मैंने समझौते के कागजात पर दस्तखत कर दिए हैं. मैंने उनकी तमाम शर्तों को मंजूर किया है. आनंद बाबू, क्या कह रहे हैं आप? मैंने ये भी मान लिया है कि मजदूर उसी तनख्वाह पे काम करेंगे जो उन्हें पहले मिलती थी. मैंने ये भी मान लिया है कि आज के बाद अगर हड़ताल हुई तो वो गैर कानूनी होगी. मैं तुम लोगों को बेच के आ रहा हूँ. बेटे की याददाश्त, बेटे के हाथ पे ये लिख दिया कि तेरा बाप चोर है. विजय, एक बात कहो विजय, इसे प्लास्टिक सर्जरी से मिटा दो विजय, वरना कभी नहीं भूल पाओगे. अगर कोई हाथ की सारी लकीरें मिटा दे तो क्या उसकी किस्मत बदल जाएगी? ये सिर्फ मेरे हाथ पे ही नहीं, मेरे दिल, दिमाग और आत्मा पर लिखती गई है. लिहाजा से दुनिया की कोई भी प्लास्टिक सर्जरी नहीं मिटा सकती. ये कभी नहीं मिट सकता अनीता, कभी नहीं. 786 का बिल्ला. बेटा, रोज सोचता हूँ, रोज भूल जाता हूँ तुम्हारे बिल्ले के बारे में. मेरे बिल्ले के बारे में क्या बात? हाँ, क्या नंबर है बिल्ले का? जरा पढ़ो तुम. 786. हाँ बेटा, 786. हम लोगों में इसे बहुत मुबारक समझते हैं. जैसे होता है ना वो ओम, वैसे ये 786. क्या मतलब है 786? 786 का मतलब है बेटा बिस्मिल्लाह. शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से.
बहुत मुबारक चीज है बेटा, बड़ी बरकत है इसमें। इस बिल्ले को हमेशा अपने पास रखना। ये जो 786 का बिल्ला है, ये एक बहुत बड़ा संकेत बन गया फिल्म का, एक बहुत बड़ी चीज बन गई। ये कहाँ से आया था? ये अगर मैं कहूँगा तो कोई बिलीव नहीं करेगा, ऐसी फैंटेसी लगेगी कि देखिए ये राइटर्स अच्छी अच्छी कहानी बना लेते हैं। बिल्ला तो था जी, बिल्ले पे कोई ना कोई नंबर भी डालना था। बिल्कुल। वो डिसाइड भी नहीं हुआ तो, और उस पर हमने ध्यान भी नहीं दिया कि क्या है, कुछ भी नंबर डाल देंगे, 303 डाल देंगे, 306 डाल देंगे, कुछ अपनी बर्थ डेट का नंबर डाल देंगे, 2411 मेरी बर्थ डेट है, या 24 नवंबर। तो अगर 4 वर्ड देख रहे हैं तो ये डाल देंगे। एक दिन में और दिमाग में था बिल्ला तो है, और बिल्ले का कोई बहुत लंबा चौड़ा इस्तेमाल भी नहीं था। मुझे एक दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग मुझे ख्वाब में ये नंबर दिखा 786, एंड नोबडी वुड बिलीव इट। और मैं इतना एक्साइटेड होके उठा कि अरे ये तो 786 है, इसका क्यों ना इस्तेमाल किया जाए। एंड आई वाज वेटिंग कि कब सुबह हो और मैं जावेद से बात करूं, और इसलिए कि वो देर तक सोते थे। तो तो मैंने उनके मैसेज छोड़ दी कि ये जब भी उठें तो मुझे फ़ोन करें। एंड आई कॉल्ड हिम अप, ऐसे कि वो जो बिल्डर का नंबर है वो मुझे ऐसा लगा कि 786 होना चाहिए, मुझे ख्वाब में देखा। तो ही वॉज ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। और फिर उसकी कहानी बन गई कि देखो बेटा ये बड़ा मुबारक है, तो नौकरी छोड़ देना मगर ये बिल्ला मत छोड़ना। क्या बात। फिर उससे एक जगह बचता है, दूसरी जगह बचता है, और तीसरी जगह जब वो गिरता है तो वहाँ से लोग चिल्लाने लगते हैं कि अब गया। जी जी, अब गया। अरे ये तुम्हारे कोट की जेब में सुराख कैसा है? सामंत के आदमी ने मुझ पर गोली चलाई। क्या? जी हाँ, लेकिन इत्तेफाक से मेरी जेब में मेरा बैज था, बिल्ला नंबर 786। तो इसने तुम्हें बचा लिया? जी हाँ। वेरी लकी। आओ। ये एक चीज है जो दर्शकों को जोड़ती है और बेकरार करती है किसी भी फिल्म देखने वाले को। अगर मैं ये कहूँ कि एक आध दो चीज़ें कहीं ना कहीं उसमें ऐसी होती हैं एक फिल्म के अंदर, जो जैसे मुझे बिल्ले का ख्याल आया, या कहीं से मेरी ज़िंदगी से कोई एक ऐसा सीन हुआ जो मैंने रख दिया। बाकी देयर इज़ नथिंग लाइक ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी इज़ द आर्ट ऑफ कंसीलिंग द सोर्स। ओरिजिनलिटी इज़ द आर्ट ऑफ कंसीलिंग द सोर्स। जिस आदमी को सोर्स नहीं मालूम है वो ये समझेगा कि आप में ओरिजिनल है, मगर ये आप जो कपड़े पहने हैं, ये जो मैं कपड़े पहना हूँ, जिस ज़बान में हम बात कर रहे हैं, ये कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। नथिंग इज़ ओरिजिनल। अभी बच्चन साहब से जब मुलाकात होती थी, सीनियर बच्चन साहब, हरमिश्रा बच्चन, तो उन्होंने एक मीटिंग में एक बात कही जो मुझे अभी तक याद है कि ओनली अ फूल कुड बी एब्सोल्युटली ओरिजिनल। क्या बात है। ओनली अ फूल कुड बी एब्सोल्युटली ओरिजिनल। जी सही है। तो ये कहीं ना कहीं से आती हैं, दिमाग में रह जाती हैं, और जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो दिमाग जो है वो इतना बड़ा कंप्यूटर बनाया हुआ है कुदरत का कि वो मेमोरी से निकाल के आपको सामने ले आता है कि ये बात आपने यहाँ देखी थी, ये बात आपने यहाँ सुनी थी। अब ये जो बिल्ला गिर जाता है मैन होल में, ये भी एक फिल्म से है। अच्छा। हाँ, ये भी एक फिल्म से है। उस फिल्म का नाम था स्ट्रेंजर्स ऑन अ ट्रेन। पाली ग्रेंजर हीरो था उसमें, और उसका लाइटर जो है वो मैन होल में गिर जाता है, और जो कि बहुत बड़ा एविडेंस है, और वो उसको निकालने की कोशिश कर रहा है, उसके पीछे पुलिस लगी हुई है। तो ये मैन होल कहीं ना कहीं दिमाग में था। वो फिल्म मैंने देखी थी तो वहाँ से वो निकला। जी। तो ऐसी चीज़ें निकलती थी, कुछ जावेद के दिमाग में रहती थी, कुछ उन्होंने कुछ पढ़ा होता था तो वहाँ से निकलती थी। तो ऐसे मिल के कहीं ना कहीं इसने ये कहा, इसने ये कहा, फिर थोड़ी सी एक चीज़ अच्छी आती है तो उससे 10 और अच्छी चीज़ें आ जाती हैं। दैट्स द वे द स्क्रिप्ट यूज्ड टू टेक ग्रोथ। सलीम साहब, एक और चीज है, मैं आज भी फेंके हुए सिक्के नहीं लेता, फेंके हुए पैसे नहीं लेता। ये जो डायलॉग है, इतना बुलंद, इतनी ऊंची बात है, फिलोसफी जैसी है। वो भी तो है उसमें, उसी सीन का कहीं ना कहीं है कि ये लंबी रेस का घोड़ा है। मुझे आपका सौदा मंजूर है डावर साहब। गुड। विजय, आज तुम्हारे नए काम का पहला दिन है। ये लो, रखो। डावर साहब, बहुत बरस पहले आप रेस खेलने जाया करते थे और हमेशा एक जगह गाड़ी रोककर अपने जूते पॉलिश करवाते थे। हाँ, क्यों? मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। आई एम सॉरी। ये चीजें हैं, ये फेंके हुए सिक्के। लंबी रेस का घोड़ा भी अभी इस्तेमाल होता है। जी, ये लंबी रेस का घोड़ा है, समझिए आप।
अब ये रेस में ये 2400 मीटर 400 मीटर रात दिन बातें होती हैं, लंबी रेस का घोड़ा है, ये सब तो कान पे पड़ती हैं। ये जो फेंके हुए सिक्के ना उठाने वाली बात है, ये इसको एक खुद मुख्तारी का सबूत। बिकॉज ये देखिए, ये हमने हमेशा सुना है कि जैसे कि प्रॉफिट मोहम्मद की एक हदीस भी है कि मजदूर को उसकी मजदूरी उसके पसीना सूखने से पहले दो। वाह, ये हदीस है कि मजदूर को उसकी मजदूरी उसके पसीना सूखने से पहले दो। तो ये हमेशा कहा गया है, सुना गया है कि ये मजदूरी का पैसा को फेंक के थोड़ी देता है, तो उसने काम किया उसको इज्जत से दो जी। तो ये कहीं ना कहीं ये तो हमारी ग्रोथ में शामिल है, ये कि मैं ये काम किया सर, हाथ में पैसे दो, ये बोलता भी कई मरतबा आदमी जी। ऐसा फेंकते करते हो साहब पैसे, क्या क्या कोई खैरात दे रहे हो क्या साहब, कोई भीख दे रहे हो साहब, इज्जत से पैसा दो, काम किया है साहब, आपकी मर्जी का काम किया है, जी जी, बूट पॉलिश कर रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे। तो वो जो एटीट्यूड है वो उस आदमी में आ सकता है जो ये कहे कि मैं मेहनत से पैसे कमा रहा हूँ, ये हराम का पैसा नहीं, ये हलाल का पैसा है, मैं लोगों की जूते साफ कर रहा हूँ और ये मुझे इसका मुआवजा दे रहे हैं। तो वो इंसल्टिंग है, वो किसी को फेंक के कुछ चीज़ देना। तो वो कहीं ना कहीं उस बच्चे में तेवर तो बचपने से रखने थे। तो वहाँ एक सीन मौका मिला कि वो बूट पॉलिश करता है और उसको फेंक के पैसे देता है, कहता है कि उठाओ और दे दो उसके हाथ में पैसे। वो इफ्तिखार का कैरेक्टर भी फिर एंड तक चलने वाला था, जी जी, समझा। और वो उठाता है पैसे और दे देता है, और वो रेस खेलने जा रहे हैं और वो कहता है कि तुम याद रखना ये लड़का यहाँ रहेगा नहीं, ये बहुत लंबी रेस का घोड़ा है। बहुत सही, बहुत सही। और दूसरी रेस में? दूसरी में रॉयल सल्यूट टू हल्ला गुल्ला। रॉयल सल्यूट टू हल्ला गुल्ला, चांसेस अच्छे हैं। और छठी रेस में? मंगा। ठीक है, लेकिन लंबी रेस का घोड़ा नहीं। क्या? लंबी रेस में तो ऐसा घोड़ा जीता है जो पहले पीछे पीछे भागता है और आधी रेस के बाद जब स्पीड पकड़े तो सबको पीछे छोड़ जाए। हो गया साहब? जयचंद पैसे दो। हम बूट पॉलिश करता है, कोई भीख नहीं मांगता, पैसा उठाकर हाथ में दो। अरे ठाकुर साहब, सुना आपने? सुना जयचंद, इसे पैसे उठा के दे दो। क्या? हाँ, इसे पैसे उठा के दे दो। जयचंद, ये लंबी रेस का घोड़ा है। जी। तुमने इस लड़के के तेवर देखे? ये उम्र भर बूट पॉलिश नहीं करेगा। जिस दिन जिंदगी की रेस में इसने स्पीड पकड़ी, ये सबको पीछे छोड़ जाएगा। मेरी बात का ख्याल रखना, एक दिन ये लड़का कुछ बनेगा। वाह, आइए अब फिल्म दीवार का ये गाना सुन लिया जाए।
उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में सलीम जावेद की जोड़ी के सलीम खान बिखेर रहे हैं अपनी यादों के उजाले। उजाले उनकी यादों के। एक और डायलॉग मुझे याद आता है कि हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ये सारे डायलॉग्स जो हैं ये एक हीरो का प्रॉपर कैरेक्टर तैयार कर रहे होते हैं। नहीं, एक्चुअली जब उस कैरेक्टर के साथ देखिए क्या है कि वो किसी भी सीन में मूछें लगा के या गेटअप चेंज करके भांगड़ा तो करने वाला नहीं था जी। ही वॉज अ वेरी एंग्री कैरेक्टर। जो उस चीज से, जो उसके मिजाज से जो चीज रिलेटेड है वही आ सकती थी। वो कभी फिल्म में हंसा भी नहीं। सही है। और इस फिल्म को जब रिलीज हुई तो बहुत से लोग ये भी नहीं समझे, ये कहा ये बहुत वायलेंट फिल्म है। उसमें एक फाइट थी कि ये चाबी तेरे जेब से निकाल कर ताला खोलकर बाहर जाऊंगा। बहुत सी। अच्छा हुआ तुम खुद यहाँ चलाया, हम तुम्हें ही ढूंढता था। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। ये बात है। इसे अपनी जेब में रख ले पीटर। अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा। ये ले। ये वांटेड में भी यूज किया है। अभी जो बहुत फेमस यूज हुई है इसकी सलमान की फिल्म, उसमें भी इस्तेमाल है। आज तक उससे थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ के करते हैं, मगर वो ही कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होते हैं। हम भी इन्फ्लुएंस थे बहुत सी फिल्मों से। तो वो जो फाइट थी वो तो एक ऐसी कोई वायलेंट फाइट नहीं थी। इसको मार मुर के इसको करके एक पंचलाइन थी उसके अंदर के, तेरे जेब से चाबी निकाल के दरवाजा खोल के बाहर जाऊंगा, बिल्कुल ताला खोल के बाहर जाऊंगा। उसमें वायलेंट सिर्फ एक शॉट था फिल्म के अंदर जो किसी ने नोटिस ही नहीं किया। वो चलता हुआ जाता है, सड़क क्रॉस करता है, बंदूक हाथ में ऐसे लेके, बंदूक हाथ में है, जेब में भी नहीं है, चल रहा है सड़क पे गाड़ियाँ ब्रेक मारती हैं, एक तरफ क्रॉस कर जाता है, लिफ्ट में जाता है, लिफ्ट में जाके उसके दरवाजे में घुसता है और उसको ऊपर से नीचे उठा के फेंक देता है उसको मदनपुरी को। दैट इज द ओनली वायलेंट शॉट इन द फिल्म। किसी ने मतलब वो दैट इज द हाइट ऑफ वायलेंस इन दैट फिल्म। और बाकी इट वाज नॉट अ वायलेंट फिल्म एट ऑल। कौन सी फाइट है इसके बताइए, इसके अलावा बताइए आप। कमाल है, इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। किसी ने ध्यान नहीं दिया। सब ये समझते थे कि यार ये तो बहुत एक्शन फिल्में लिखते हैं और ये तो बहुत ही एक मतलब राज साहब से जिक्र हुआ तो मैंने कहा इसमें एक फाइट है, वो एक ऐसी फाइट है कि उसके अंदर एक गिमिक है, एक वो है, एक कैच है कि मैं यहाँ से ये तेरी जेब से चाबी निकाल के ताला खोलूंगा जी। मैंने कहा इसमें जो वायलेंस एक था, जब वो मदनपुरी के जब उसकी परवीन बाबी की जब डेथ देखता है और वो रोड क्रॉस करता है, उसमें एक ही ऑब्सेशन है कि नाउ आई एम गोइंग टू किल दैट मैन। और वो क्रॉस करता है, वो ही इज टोटली अनअवेयर, इंडिफरेंट टू द ट्रैफिक, कौन सी गाड़ी चल रही है, क्रॉस कर जाता है। वो ऐसा लगता है कि किसी खाली सड़क को क्रॉस कर रहा है। उसके बाद वो लिफ्ट में जाता है, समझे आप, और लिफ्ट में ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद वो सो रहा है, उसको उठाता है और ऊपर से नीचे फेंक देता है जी। दैट इज दी ओनली वायलेंट थिंग। और वो है कोई मेरे ख्याल से 100 फुट का फिल्म में सीन। मगर क्योंकि फिल्म में टेंशन था, क्योंकि फिल्म में कैरेक्टर स्ट्रांग थे, क्योंकि फिल्म में वो एक सेंसिबिलिटी थी कहीं ना कहीं। और आई ऑलवेज बिलीव्ड इन वन थिंग कि द कमर्शियल सिनेमा कैन ऑल्सो बी सेंसिबल, मेन स्ट्रीम सिनेमा। सलीम साहब, अब बारी है एक गाने की, और चूंकि बातें फिल्म दीवार की हो रही हैं तो हम अपने श्रोताओं को एक बहुत ही खास गाना सुनवाते हैं जिसे फिल्म के लिए मन्ना डे की आवाज में रिकॉर्ड तो किया गया था लेकिन इसे फिल्म में शामिल नहीं किया गया। साहिर लुधियानवी के बोल राहुल देव बर्मन की तर्ज है ये बेहद दुर्लभ गाना जो आपको यहां सुनाई देगा, इसके बाद कब और कहां सुनाई देगा नहीं पता। दीवारों का जंगल जिसका आबादी है ना, बाहर से चुप चुप लगता है अंदर है कोहराम।
जंगल में भटक रहे इंसान, अपने अपने उलझे दामन झटक रहे इंसान, अपनी विपदा छोड़ के आए, अपनी विपदा छोड़ के आए, कौन किसी के काम। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहराम। सीने खाली आंखें सूनी, चेहरों पर हैरानी, सीने खाली आंखें सूनी, चेहरों पर हैरानी, जितने घने हंगामे इसमें उतनी घनी वीरानी, रातें कातिल सुबह मुजरिम, रातें कातिल सुबह मुजरिम, मुल्जिम है हर शाम। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहराम। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में सलीम जावेद की जोड़ी के सलीम खान बिखेर रहे हैं अपनी यादों के उजाले। उजाले उनकी यादों के। जैसे फिर बाद में मैंने नाम लिखी, हाँ वो भी बहुत चली फिल्म, उसने भी बहुत इज्जत दी मुझे उस नाम ने। संजय दत्त की वापसी हुई उसी फिल्म से, ऑल दैट उसका सेकंड इनिंग का हुआ या थर्ड इनिंग का उसी से शुरू हुआ, वो भी फिल्म के अंदर। अब ये भी बहुत कम लोगों को मालूम है, बहुत से लोग ये समझते हैं कि संजय दत्त का कैरेक्टर जो था दीवार के कैरेक्टर से मिलता जुलता था नाम में। नहीं, बिल्कुल गलत है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि अमिताभ बच्चन दीवार में एक कॉन्फिडेंट कैरेक्टर था, हु नेवर नीडेड एनीबडी। अकेला हर सिचुएशन के कंट्रोल में था, अकेला व्हाटएवर, कहीं भी घुसेगा तो अकेला सिचुएशन कंट्रोल करता था। किसी की राय की जरूरत नहीं थी, किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं थी, किसी के कंफर्मेशन की जरूरत नहीं थी, खुद सोचता था, खुद करता था। यहाँ संजय दत्त जो था ताकतवर था, ताकत थी, एक्शन के लिए भी ताकत थी, मार सकता था किसी को भी, मगर खुद नहीं सोच सकता था, दूसरे के दिमाग से चलता, दूसरे के दिमाग से। भाई भाग जा भाग जा, यू नो, ही वॉज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन somebody else to take the decision। एक वर्नरेबल ताकतवर आदमी, बट दिमाग से कमजोर, एक नॉट इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। और वहाँ एक कॉन्फिडेंट, और यहाँ एक आदमी जो था एक वर्नरेबल आदमी था। भाई भाई बस यूँ पूछता था, टू आस्क कि ठीक है करूँ नहीं करूँ, तू समझ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, तू समझ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था। जी जी, ही वॉज नॉट इवन अवेयर ऑफ हिज पावर। सलीम साहब, एक बात आपकी फिल्मों में बहुत असर के साथ आती है, और वो है माँ का कैरेक्टर। चाहे वो दीवार हो या त्रिशूल हो, हीरो जो है वो अपनी माँ की इज्जत के लिए और अपनी माँ के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत काम करता है। जो दीवार है उसमें मेरे पास माँ है की बात आती है, और हीरो जो है वो माँ से मगर बेइंतहा मोहब्बत की बात है। ये जो है, इस पे बहुत से लोगों ने मुख्तलिफ बातें की कि वो जावेद साहब को कुछ माँ का वो है, और या सलीम साहब का ये है, ये कुछ नहीं है। हर आदमी को माँ की बहुत इंपॉर्टेंस है, बड़ा से बड़ा आदमी हो, कहीं ना कहीं उसकी मेमोरी में माँ होती ही होती है। मैं अपने बच्चों की मिसाल देता हूँ कि जब भी मैं कभी बाहर से आता था या रात को देर से आता था, तो फिर वो अपने अपने पलंग पे अपने बच्चों को छोड़ के आती थी, मगर जब तक मैं नहीं आता था रात को, वो अपनी माँ के साथ सोते थे। और कोई उसका हाथ पकड़ के सोता था, कोई उसकी साड़ी पकड़ के सोता था, कोई उसके कपड़ा पकड़ के सोता था, सबके सब ऐसे मुझे सोते दिखते थे। एक साइड देखता था मैं कि कपड़ा पकड़ के सो रहे। इट्स अ वेरी यूनिवर्सल थिंग। इसमें कोई यह कहे, इसको स्क्रूटनाइज करे या इसके ऊपर कोई एनालाइज करे कि साहब कुछ सलीम खान का बचपन ऐसा गुजरा था कि माँ को टीवी थी और ऐसा, उससे कोई ताल्लुक नहीं। हर आदमी की ज़िंदगी में माँ की एक बहुत बड़ी अहमियत होती है जी। और आई थिंक कि बहुत रेयरली कोई ऐसा आदमी होगा जो माँ के से जिसकी को कुछ इस किस्म की मेमोरीज ना जुड़ी हों जी, या माँ से जिसको मोहब्बत नहीं। और पता नहीं क्या बात है कि बाप के लिए कितनी भी रिस्पेक्ट हो, लव माँ से ही होता है जी।
कितनी इज्जत करे बाप की, कितनी अच्छे इंसिडेंट सुना है कि मेरे बाप में ये कैरेक्टर था, मेरे बाप ऐसा था, मेरा बाप रिश्वत नहीं लेता था, मेरा बाप बहुत प्रिंसिपल्ड आदमी था, मेरा बाप बहुत नॉलेजेबल आदमी था, मेरा बाप बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, मेरा बाप बहुत शरीफ आदमी था, मेरे बाप की बहुत इज्जत की, ये सारी क्वालिटीज़ हैं। मगर माँ से लफ्ज़ जो है वो मानसी करता है। सही कह रहे हैं। आज भी सारी बातों के बावजूद मेरे बेटे सलमान 44 का हो गया है, अरबाज 2 साल छोटा है, सब कुछ है, मगर आज भी मुझे उनकी बातें या वो कोई राय लेने आए थे या किसी प्रॉब्लम में हैं या किसी परेशानी में हैं या किसी उसमें हैं, दुविधा में, वो मुझे माँ से ही सुनने को मिलती हैं कि दे आर अनडिसाइडेड अबाउट सर्टन थिंग्स, दे आर अंडर सम कन्फ्यूजन, यू नो, मुझे माँ से ही सुनने को मिलती हैं। जी। अब ऐसा नहीं है कि वो माँ को कोई बाप से ज़्यादा इंटेलिजेंट या पढ़ा लिखा या समझदार समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। कायदे से तो मुझे उनको मेरे पास आना चाहिए कि नहीं, ये बाप को ज़्यादा नॉलेज है, बाप को ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बाप को ज़्यादा तजुर्बा है, बाप ने बहुत पढ़ा है, बाप के पास काफ़ी चीज़ों के जवाब है, मगर वो माँ के पास जाते हैं। बहुत सही है। अब माँ के पास किसी चीज़ का सल्यूशन नहीं है, बट माँ के पास सिर्फ एक दुआएं हैं और माँ के पास एक ये है कि सब ठीक हो जाएगा बेटा, डोंट वरी। बस इतना कहने, इतना सुनने के लिए आते हैं और वो माँ से कह सकते हैं। वो कहीं ना कहीं उनका भी है कि अब ये किससे कहें, दीवार से बात नहीं कर सकते, दरख्त से बात नहीं कर सकते, किससे कहें। एक माँ है जिससे दिल खोल के बात कर सकते हैं, चाहे उनका इमोशनल मामला हो या कुछ भी हो, कहीं जो भी उनका कन्फ्यूजन है या जो भी कुछ उनकी प्रॉब्लम है, जो भी कुछ उनके इनडिसीजंस हैं कि क्या करें इस सब में, या जो जब भी कभी डिस्टर्ब होते हैं किसी भी बात के ऊपर, कोई गलती हो गई हो, कोई राय लेनी हो जिसमें दे आर अनएबल टू डिसाइड, कोई उनकी अपनी वीकनेस हो, उनको अच्छी तरह मालूम है कि इसका सोल्यूशन शायद बाप के पास ज़्यादा बेहतर है, मगर जाते माँ के पास हैं और माँ से मुझे सुनने को मिलता है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है।
उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में सलीम जावेद की जोड़ी के सलीम खान बिखेर रहे हैं अपनी यादों के उजाले। उजाले उनकी यादों के। सलीम साहब आगे बढ़ते हैं, शोले की बात करते हैं जी। चूंकि शोले फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत ही ऐतिहासिक फिल्म है, एक कल्ट फिल्म है, इतिहास का हिस्सा बन चुकी है। इतनी सारी कहानियां शोले की मेकिंग से जुड़ी हुई प्रचलित है। कई लोग कहते हैं कि ये फिल्म हॉलीवुड की कई फिल्मों से उठाई गई थी या देसिका की फिल्मों से उठाई गई थी, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही है। ये फिल्म जो है ये कई इस पे इन्फ्लुएंसेस थे। जो बेसिक इन्फ्लुएंस था वो मैग्निफिसेंट 7 का था। मगर आप मैग्निफिसेंट 7 को भी इसलिए क्रेडिट मत दीजिए कि मैग्निफिसेंट 7 खुद एक जापानीज फिल्म की कॉपी थी, 7 समुराई जी, देसी का। यही मैं आपसे पहले से अर्ज कर रहा हूँ कि दुनिया में कोई चीज़ ओरिजिनल नहीं है। यहाँ से लिया और जो आपने उसमें इजाफा किया, जो आपने उसमें अपना मिलाया, उससे वो चीज़ चेंज हो जाती है। और जब वो चीज़ थोड़ी सी भी चेंज हो जाती है तो ओरिजिनल लगने लगती है। अगर उसके जो 2 कैरेक्टर्स थे वो एक अंग्रेजी पिक्चर से थे, बुश कैसिडी एंड सनडांस किड, वो आपके इसमें भी हैं, आशिकी में भी हैं। वो शोले के बीरू और वो अपना वो नसीरुद्दीन शाह और अरशद वारसी, वो जो कैरेक्टर्स की जोड़ी है वहीं से ली गई है। इश्किया में वो हमने वहाँ से ली थी। बुश कैसिडी एंड सनडांस किड ने, उन्होंने शायद शोले से इन्फ्लुएंस हुई होगी वो जोड़ी, वो 2 आदमी साथ हैं। उसमें फिर जब आप दूसरी फिल्में जब डालते हैं तो वैसा कि वैसी तो नहीं डाल सकते। उसमें कहीं ज़बान का चेंज होते हैं, उसमें कहीं कल्चर का चेंज होता है। एक फिल्म अंग्रेज़ी की है तो उसके अंदर वो कहीं वहाँ से निकलेंगे, अमेरिका के किसी उससे निकलेंगे। एक फिल्म अगर बिहार की है तो उनकी ज़बान बिहार की होगी, उनके सारा के सारा कल्चर बिहार का, तो उसमें चीज़ें अपने आप डिफरेंट हो जाएंगी। समझिए आप, जब आप उसको किसी एटमॉस्फेयर में प्लेस करते हैं तो उस एटमॉस्फेयर में वो अपने आप ही डिफरेंट हो जाती है। तो ये वो जो रिलेशनशिप थी वो वहाँ से ली थी, बुश कैसिडी एंड सनडांस किड से ली थी। जो रिलेशनशिप जय और वीरू की थी। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। अच्छा, उसमें जो विलन जो था वो नेचुरली वहीं से लिया था अपना। अच्छा, उसकी जबान जो थी वो गंगा जमुना की थी। जो गंगा जमुना में जो जबान यूज हुई है जबान वहां से ली थी। तो ये मुख्तलिफ जगहों से, अलग अलग जगहों से चीजें ली थी। दे जितनी गाली दे दी है ठाकुर, जी भर के गाली दे। हरामजादे! चिल्लाओ और चिल्लाओ। याद है उस दिन मैं चिल्ला रहा था, तुम तमाशा देख रहे थे। आज तुम चिल्लाओ, मैं तमाशा देखूंगा। हे सांबा, उस रोज कचहरी में ऐसा ताप मुझको, ऐसा ताप मुझको, अवसर मिलता तो वही हरामजादे का टेटुआ दबा देता। मगर करता क्या, 4 पुलिस वाले पकड़े हुए, हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी। याद है? याद है? कोई आखिरी ख्वाहिश है तुम्हारी ठाकुर? अभी तक बहुत जान बाकी है तेरे हाथों में। बांध दो साले को। अब मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा, वो हाल करके छोड़ूंगा कि दुनिया थूकेगी तुझ पर। बहुत जान है तेरे हाथों में। ये हाथ लगाम पकड़ के घोड़े को बिठा देते। बहुत जान है तेरे हाथों में। याद है ठाकुर क्या कहे थे तुम? ये हाथ नहीं, फांसी का फंदा है। देख, फंदा खुल गया, खुल गया फंदा। बहुत जान है हाथों में है। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। नहीं, ये हाथ हमको दे ठाकुर। अच्छा, उसमें जो सिक्का जो था जी, वो सिक्का, वो एक फिल्म थी जो मैंने आज से मतलब शोले से भी 20 साल 30 साल पहले देखी थी, गार्डन ऑफ इविल। उसमें था वो सिक्का। वो इंदौर में देखी थी ऐसी? हाँ जी, इंदौर में देखी थी। उसमें थे गैरी कूपर, रिचर्ड विडमार्क और सुजन हेवर्ड। पिक्चर का नाम था गार्डन ऑफ इविल। अभी भी आती है वो फिल्म जी, अभी भी दिखती है वो फिल्म। कभी आप देखेंगे तो उसमें है ये। वो जो ब्रिज जो था कि जिसको कहता है मैं यहाँ रोकूंगा इन डाकुओं को, तुम जाके मदद लेके आओ, वो एग्जैक्टली वैसी ब्रिज हमने बिल्ड किया था।
लकड़ी का ब्रिज। अच्छा। और वो जब आके देखता है तो देखता है कि दोनों तरफ से हेड है। तो ये बिल्कुल ये सारे जो इन्फ्लुएंसेस हैं बचपने से लेके आज तक ये अपनी कहानियों में इस्तेमाल किए हैं और ये कहानी बनी है। और आपकी नजरों में हम भी तो चोर बदमाश हैं, फिर उस डाकू को पकड़ने के लिए आपने हम दोनों को क्यों चुना? इसलिए कि लोहा लोहे को काटता है। रामलाल, ये 5,000 हैं। दूसरे 5 जब तुम रामगढ़ आओगे, बाकी के काम खत्म होने के बाद। पार्टनर क्या बोलता है? हेड चलते हैं, टेल नो। अच्छा, और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, यह बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि बताऊँ। लोग इंटेलिजेंस की बहुत तारीफ करते हैं, बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है, बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है। इंटेलिजेंस क्या काम आती है? हमारे कुछ भी काम नहीं आती। हमको कोई रॉकेट तो बनाना नहीं है जो हमको इंटेलिजेंस चाहिए। हमको कोई न्यूक्लियर एनर्जी घर में एटम बम तो बनाना नहीं है जो हमको इंटेलिजेंस चाहिए। हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है सेंसिबिलिटीज। एक आदमी को सेंसिबल डिसीजन दे। जब मैंने ये फिल्में बनाई हैं या जब ये फिल्में लिखी हैं, हमने ये फिल्में लिखी हैं, तो हमने सेंसिबिलिटी का इस्तेमाल किया है कि ये चीज़ यहाँ इस्तेमाल हो सकती है, सेंसिबिलिटी ये फिट बैठती है या नहीं बैठती है। अच्छा से अच्छा सीन आया है मगर ऐसा लगा कि नहीं यहाँ ये पैच लगेगा, यहाँ नहीं बैठता, तो उसको एक सेंसिबल डिसीजन लिया है कि नहीं इसको किसी और फिल्म में इस्तेमाल करेंगे, यहाँ तो कोई दूसरा सीन होना चाहिए। तो आई गिव लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू सेंसिबिलिटी, नॉट इंटेलिजेंस, बिकॉज इंटेलिजेंस काम नहीं आती। जी जी, हमारे काम नहीं आती रोज़मर्रा में। हमें ये नौकर रखना है नहीं रखना है, समझे, हम उससे सवाल पूछते हैं, कहाँ काम किया था, क्या काम किया था, कैसे काम करते हो, देखते हैं उसको, हम एक सेंसिबल डिसीजन लेते हैं। हमें किस स्कूल में बच्चों को दाखिल करना है, हर चीज़ में हमको दिन में जो 10-12 हमको जो डिसीजन लेना पड़ते हैं वो सारे बेस्ड होते हैं सेंसिबिलिटी पे। और हम इंटेलिजेंस की तारीफ करते हैं जिसमें हम एक भी डिसीजन नहीं लेते। दूसरी आपको एक और बात बताता हूँ कि लोग बहुत तारीफ करते हैं अंडरस्टैंडिंग की। साहब, उनमें बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, उनमें बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, उस कपल में बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग इज द वर्स्ट थिंग विच कैन हैपन इन अ रिलेशनशिप। अब आपको ताज्जुब होगा, शौक भी लगा होगा कि क्या कह रहा हूँ मैं, इसलिए कि अंडरस्टैंडिंग क्या है। अब मेरी बीवी से 4 बातें हैं जो मुझ में, जो उनको बुरी लगती है मेरी बीवी को, जिससे वो इरिटेट होती है, जिससे कुछ आर्ग्यूमेंट होता है, जिससे कोई प्रॉब्लम होता है। 4 ऐसी बातें हैं जो बीवी की जो मुझे ठीक नहीं लगती, तो वो उस पर प्रॉब्लम होती हैं, मैं एतराज़ करता हूँ। ये जब मैं कभी कभी देखता हूँ तो सल्किंग होती है। हम सेंसिबली ये डिसाइड करते हैं कि चलो मैं 4 बातें छोड़ता हूँ, बीवी भी बोलती है 4 बातें उन्होंने नहीं छोड़ दी। अब हमारे झगड़े बंद हो गए। तो झगड़ा बंद होना मतलब ये नहीं है कि इससे कि उसमें मोहब्बत, अराइवल ऑफ लव है, ऐसा नहीं कि मोहब्बत आ गई उसमें झगड़े बंद हो गए। तो झगड़े बंद होना इट्स नॉट द साइन ऑफ दैट लव हैज अराइव्ड। रिलेशनशिप चलती है मोहब्बत पे, समझिए आप, और वो भी अनकंडीशनल मोहब्बत पे चलती है। किसी कंडीशन पे नहीं करते कि तुम ये 4 चीज़ छोड़ दोगे तो मैं तुमसे मोहब्बत करूँगी, या मैं अपने बेटे से नहीं कहता कि तुम ये 4 चीज़ें छोड़ दो तब मैं तुमसे लव करूँगा, या मेरा बेटा मुझसे नहीं कहता कि डैडी ये आप ये चीज़ छोड़ दीजिए तो मैं आपसे लव करूँगा। वो अनकंडीशनल होती है। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बांट रहे हैं फिल्म लेखकों की जानी मानी जोड़ी सलीम जावेद के सलीम खान। इनसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले और जेटी महाजन। प्रस्तुतकर्ता कल्पना शेट्टी। शोले के साथ भी यही था कि कितनी मरतबा उसकी कहानी लोगों को सुनाई थी, वो कहीं ना कहीं से घूम फिर के वापस आ जाती थी। फाइनली सिप्पी साहब ने कहा कि ये फिल्म बनाते हैं, और सिप्पी साहब की 2 पिक्चरें हम हिट लिख चुके थे, एक अंदाज और एक सीता और गीता। तो सिप्पी साहब इस पोजीशन में थे कि एक बहुत बड़ी फिल्म बनाए। कहानी जब उन्होंने सुनी तो उसमें सिप्पी साहब को स्कोप लगा कि एक बहुत बड़ी फिल्म बन सकती है। 70 mm तक, उस वक्त तक कोई फिल्म बनी नहीं थी, स्टीरियोफोनिक साउंड में उस वक्त कोई फिल्म नहीं बनी थी। तो ही फेल्ट कि आई वांट टू मेक द बिगेस्ट फिल्म एवर मेड, एंड ही वाज सक्सेसफुल। हिज डिसीजन वाज राइट। उजाले उनकी यादों की। आज पिटारा लाया था उजाले उनकी यादों के।